नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरीज पर स्वागत है। मैं एक आम सी औरत हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरा पति विदेश में नौकरी करता था। शादी के कुछ ही महीने बाद वो बाहर चला गया था और तब से वह वहीं रह रहा था। शुरू में तो हर हफ्ते फ़ोन करता था, हाल चाल लेता था, पर धीरे धीरे वो भी कम हो गया। वो जितना भी पैसा कमाता था सब अपनी माँ के खाते में भेजता था। मेरी एक छोटी सी बेटी है। जब वो बीमार पड़ी थी तो मैंने अपनी सास से दवाई के पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बोली हमारे पास पैसे नहीं हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं खुद काम नहीं करती थी, सब कुछ मेरे पति और सास के भरोसे था। एक दिन मेरी सास ने मुझसे झगड़ा किया। कहने लगी तू इस घर पर बोझ है, चला जा यहाँ से। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने मुझे मेरी बेटी के साथ घर से निकाल दिया। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। मैंने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और वहाँ रहने लगी। दिन बहुत मुश्किल से कट रहे थे। ना पैसा था, ना कोई मदद करने वाला। एक दिन बाजार में एक मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई। वो स्कूल टाइम का दोस्त था, राजीव। हम दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उन्होंने मेरी हालत देखी और मदद का हाथ बढ़ाया। मैं बहुत शर्मिंदा थी, पर उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे राजीव मेरे और मेरी बेटी की ज़िंदगी में शामिल हो गया। वो बहुत अच्छा था। मेरी बेटी के लिए खिलौने लाता, दवाई लाता और मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखता। मैं अकेली थी और वो भी अकेला था। शायद इसलिए हम एक दूसरे के करीब आने लगे। एक रात राजीव मेरे घर पर था। वो खाने के बाद रुक गया था क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी। मेरी बेटी सो रही थी और हम दोनों चुपचाप बातें कर रहे थे। तभी अचानक दरवाज़ा खुला। मेरे पति खड़े थे। 3 साल बाद बिना किसी खबर के मेरे पति को देखकर मैं जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। राजीव भी एकदम चुप हो गया। मेरे पति की आंखों में गुस्सा था, शक था और एक अजीब सी नफरत भी। वो चिल्लाया, ये क्या हो रहा है यहाँ? मैंने धीरे से कहा, राजीव सिर्फ मेरा दोस्त है। वो बारिश की वजह से रुक गया था। पर मेरी बात सुनकर वो और भड़क गया। उसने राजीव को धक्का दिया और बोला, निकलो इसे घर से, अभी के अभी। राजीव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप चला गया। मेरी बेटी अब जाग चुकी थी और डरी हुई थी। मेरे पति ने मुझे घूरते हुए कहा, मैंने तुमसे इसलिए आज़ादी नहीं दी थी कि तुम यहाँ गैर मर्दों को घर बुलाओ। मैंने पहली बार हिम्मत करके जवाब दिया। तुमने मुझे कभी आज़ादी दी ही कब थी? तुमने मुझसे पूछा कि मैं कैसी हूँ, क्या चाहती हूँ। उस रात उसने मुझसे एक भी बात नहीं की। सुबह होते ही वो मेरे सास ससुर को घर गया और वहाँ जाकर सबको बात बता दी कि मैं किसी गैर मर्द के साथ रहती हूँ। उन्होंने मेरी बेटी को छीनने की धमकी दी और मुझसे चित्रहीन कहकर बदनाम करने लगे। मैं बहुत टूटी हुई थी। मैंने फैसला किया कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। राजीव ने मेरे साथ दिया। वो हर सुनवाई में मेरे साथ जाता। मेरी बेटी की कस्टडी में के लिए कोर्ट में केस किया। इस लड़ाई के मुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। समाज की बातें, रिश्तेदारों की नज़रें और कोर्ट कचहरी के चक्कर। पर अब मैं कमज़ोर नहीं थी। राजीव मेरे साथ खड़ा था और सबसे बड़ी बात, मैं खुद अपने लिए खड़ी हो गई थी। एक दिन कोर्ट में मेरे पति ने कहा, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ, मेरी बेटी मुझे चाहिए। पर जज ने पूछा, जब आपकी पत्नी को अपने 3 साल एक अकेले छोड़ा, एक पैसा नहीं दिया, तब कहाँ थे आप? बच्ची की परवरिश किसने की? मेरे पति के पास कोई जवाब नहीं था। अंत में कोर्ट ने मेरी बेटी की कस्टडी मुझे दी और मेरे पति को तलाक की मंजूरी दी। अब मैं आज़ाद थी, पर यह आज़ादी आसान नहीं थी। इसकी कीमत मैंने आंसुओं, बदनामी और अकेलेपन से चुकाई थी। राजीव ने मुझे एक दिन पूछा, अब तुम क्या करोगी? मैंने कहा, अब मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैंने एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोला जहाँ बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे बच्चों को शिक्षाएं बढ़ने लगी। मेरी आमदनी भी ठीक हो गई थी। मेरे ज़िंदगी में शांति आने लगी थी। पर एक दिन फिर तूफान आया। मेरी सास मेरे पास आई रोती हुई। कहने लगी, बेटी
हमें माफ़ कर दे, तेरा पति अब हमें छोड़कर चला गया है, हम अकेले हैं। मैं चौंक गई। एक पल के लिए मेरे अंदर गुस्सा आया, लेकिन फिर मेरी बेटी की मासूम आंखें सामने आ गई। मैं किसी से नफरत नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे चाय दी, बैठाया और कहा, मैं आपकी बहू नहीं रही, पर इंसान ज़रूर हूँ। आपको ज़रूर होगी तो मदद करूँगी। धीरे धीरे मेरी ट्यूशन सेंटर अब एक छोटा स्कूल बन गया। मैंने कुछ और औरतों को भी काम दिया जो अपने घरों से निकली गई थी या जिन्हें किसी के सहारा नहीं दिया गया था। राजीव ने अपने मेरे बहुत करीब आ चुका था, पर हम दोनों ही बहुत सोच समझकर कदम बढ़ा रहे थे। एक दिन उसने कहा, क्या हम तुम्हारा और तुम्हारी बेटी को ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता हूँ? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले से हो। हमने बहुत सादगी से शादी की, कोई शोर शराबा नहीं, बस हम तीन, मैं, मेरी बेटी और राजीव। वो अब उसका पापा बन चुका था। मेरी बेटी उसे बहुत प्यार करती थी। हम तीनों की दुनिया अब बहुत सुंदर थी। मैंने सीखा कि ज़िंदगी में दुख आते हैं, लेकिन अगर हिम्मत और सच्चाई से लोग साथ हो तो कोई भी अंधेरा हमेशा नहीं रहता। एक दिन मुझे उसी गली में जाना पड़ा जहाँ पहले मैं किराए के छोटे से कमरे में रहती थी। वहाँ की एक औरत मेरे पास आई और बोली, दीदी आपने जो किया वो हम सब के लिए उम्मीद है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। मैंने उससे अकेले में एक महिला स्वास्थ्य केंद्र खोला। अब वहाँ हर औरत जो टूटी हुई थी उसे सहारा मिलता था। मैं अब एक कहानी बन चुकी थी, एक औरत की जो टूटी फिर खुद को जोड़ा, और अब मैं दूसरे के लिए सहारा बन गई। मेरी कहानी अब ख़त्म नहीं हुई है। अब मैं उन सब की आवाज़ बन चुकी हूँ जो डर के साए में जीती थी। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैं खुद को आईने में देखकर मुस्कुरा सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक मिसाल हूँ। अब मेरा नाम उस इलाके में हर कोई जानने लगा था। लोग मुझे सम्मान देते थे। पहले जो लोग मेरी बुराई करते थे अब मेरी मिसाल देते थे, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक कोने में डर था। क्या यह सब हमेशा रहेगा? क्या फिर से मैं कुछ दिन छीन तो नहीं जाएगा? एक रात जब मैं और राजीव छत पर बैठकर चाय पी रहे थे, उसने कहा, तुम्हारी आंखों में आज भी डर है। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, डर अब ख़त्म नहीं होता, अब छिप जाता है कहीं। राजीव ने मेरा हाथ थामा और कहा, अब जो भी हो हम मिलकर सामना करेंगे। मैंने स्कूल का विस्तार किया। अब हमारे पास 5 क्लासरूम थे और 200 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे गरीब परिवारों के थे जिन्हें हम फ्री में पढ़ाते थे। एक दिन एक मीडिया चैनल का रिपोर्टर स्कूल आया। उन्होंने मेरी कहानी सुनी और कहा, हम इसे टीवी पर दिखाना चाहते हैं ताकि और लोगों को भी हिम्मत मिले। मैं थोड़ी झिझकाई, पर राजीव ने कहा, यह मौका है तुम्हारी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का। मैं मान गई। इंटरव्यू टीवी पर आया और लोगों ने खूब सहारा। मेरे पास देश भर के कॉल आने लगे। किसी को सलाह चाहिए थी, किसी को मदद। कुछ लोगों ने पैसे भी दान किए ताकि स्कूल और महिला सहायता केंद्र को बढ़ाया जा सके। पर हर मोड़ के साथ एक नया इम्तिहान भी आता है। मेरी सास की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनका इलाज बहुत महंगा था। मेरे पास उतने पैसे नहीं थे, पर मैं जानती थी कि अब मैं मुंह नहीं मोड़ सकती। मैंने अपने सारे गहने बेच दिए और उनका इलाज करवाया। उन्होंने अस्पताल में 3 महीने लगे। एक दौरान बहुत कुछ देखा। एक औरत जिसने कभी दुश्मन समझती थी, एक मेरी माँ जैसे बन गई थी। वो बार बार कहती, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, अब पछतावा होता है। एक दिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, अगर मेरी बहू तू नहीं होती तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। मैंने उन्होंने गले लगा लिया, नफरत को माफ़ी में बदलने देखा। मेरी बेटी की आंखों में भी खुशी थी। अब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा आई। मुझे एक बहुत बड़ा चरित्र अवार्ड मिलने वाला था। कार्यक्रम में देश के कई बड़े नेता, आयमबेंत और समाजी सेवा आने वाले थे। मुझे स्टेज पर बोलना था।
मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी और राजीव की तरफ देखा, मेरी हिम्मत लौट आई। मैंने माइक पकड़ा और कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ, मैं बस एक औरत हूँ जो दर्द से गुजरी है पर रुक नहीं गई। उस भाषण के बाद सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मेरा दर्द अब सिर्फ मेरा नहीं रहा, वो हजारों औरतों की उम्मीद बन चुकी है। अवार्ड के बाद कई एनजीओ और संगठनों मेरे पास आई। उन्होंने उसे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर महिलाओं के लिए काम करने का प्रयास दिया। मैंने हाँ किए, क्योंकि अब मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी। मैंने अपने स्कूल की जिम्मेदारी कुछ भरोसेमंद लोगों के सौंपी और एक नई सफ़र का निकल पड़ी। मैं गांव-गांव गई, कस्बे में जाकर सेमिनार किए। मैंने उन औरतों के बात भी जो अब भी चुप थी, डरी हुई थी। हर बार जब मैं किसी को बोलने पर मजबूर कर पाती, जब कोई औरत अपने हक के लिए खड़ी होती, मुझे लगता कि जी रही है। राजीव और मेरी बेटी ने हर कदम पर साथ दिया। उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में घर भी संभाला और मेरी ताकत भी बने रहे। एक दिन एक छोटी लड़की मेरे पास आई। वो बस 10 साल की थी। उसने कहा, दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपकी तरह बनना चाहूँगी। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी। उस एक पल में मैंने सब कुछ पा लिया। मुझे किसी सम्मान की ज़रूरत नहीं थी। एक मासूम चेहरा और उसकी उम्मीद ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम था। मैंने अब तक जो कुछ खोया था वो शायद कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो पाया था वो लाखों की दौलत से कहीं ज़्यादा था। मुझे याद है कि रात राजीव ने मुझसे कहा था, तुम्हारी कहानी ख़त्म नहीं होती, हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। और सच में अब मेरी ज़िंदगी एक किताब बन चुकी थी। एक ऐसी किताब जिसे हर वो व्यक्ति, औरत पढ़ सकती है जो खुद को कमज़ोर समझती है। आज जब मैं अपनी बेटी को स्कूल जाते देखती हूँ और वो मुझसे कहती है, मम्मी आप मेरी हीरो हो, तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया। मैं अब सिर्फ एक औरत नहीं हूँ, मैं एक आवाज़ हूँ, एक उम्मीद हूँ, एक मिसाल हूँ। और यह कहानी अभी बाकी है। अब मेरी ज़िंदगी में स्थिरता थी पर चैन नहीं। जितना काम मैं कर रही थी उससे और भी ज़्यादा ज़रूरतें सामने आ रही थी। हर शहर, हर गांव, हर कोई ना कोई औरत भी जो मेरे जैसी कहानी जी रही थी। कहीं घरेलू हिस्से, कहीं उपेक्षा, कहीं सामाजिक तिथियाँ। मैंने फैसला लिया कि सिर्फ स्कूल या सेंटर नहीं, एक अपरिस गेहूँ बनाऊंगी। ऐसा घर जहाँ घर हो और ताश के जिसमें दुनिया ने ठुकरा दिया हो। राजीव ने कहा, यह बहुत बड़ा काम है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन अब मैं छोटी सोच नहीं रख सकती। मैंने जीवन खोजा, सरकारी मदद के लिए आवेदन डाला और लोगों के फंड जुटाए। बहुत संघर्ष हुआ, कभी पेपर वर्क में अड़चन, कभी समाज के नज़रों में सवाल। कुछ लोग अब भी कहते हैं कि एक औरत क्या बड़ा काम कर पाएगी, पर मैंने खुद से वादा किया था, अब रुकना नहीं है। 6 महीने बाद नई नाम का पहला अप्रेक्षागृह खुला। वहाँ रहने के लिए 30 औरतें थीं। हर एक की अपनी टूटी कहानी, हर एक के चेहरे पर डर और उम्मीद का अजीब मेल। पहले दिन जब वो औरतें आश्रम गृह में आई, कोई बोल नहीं पा रही थी। सब सहमी हुई थी, जैसे कोई फिर धोखा ना दे दे। मैंने सबको एक एक करके गले लगाया और कहा, यह घर है, अस्पताल नहीं। यहाँ कोई इलाज नहीं, सिर्फ अपनापन मिलेगा। कुछ औरतें फुट फुट कर रो पड़ी। उन्होंने यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बिना स्वार्थ के भी उनका सहारा बन सकता है। उनकी आंखों में जो चमक आई वो मुझे रात भर सोने नहीं देती थी। खुशी के मारे आश्रयगृह में मैंने उनका काम सिखाना शुरू किया। सिलाई, खाना बनाना, कमेजी काम, कंप्यूटर। कुछ को स्कूल में पढ़ाई पूरी करने का मौका दिया। धीरे धीरे वहाँ रहने वाली औरतें बदलने लगी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास देखने लगा। वो हंसने लगी, बोलने लगी, सपने देखने लगी। एक दिन एक महिला आई, सिर पर चोट के निशान थे, गोद में 4 महीने की बच्ची। उसका पति को मारता था और मायके वाले भी जगह नहीं दी।
मैंने उसे अपने कमरे में रखा। वो हफ्तों तक सिर्फ खिड़की से बाहर देखती रहती थी। फिर एक दिन बोली, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने उसका नाम नोट किया, स्तिनता। वो धीरे धीरे सबके आगे निकलने लग गई। सिलाई क्लास में अव्वल, कंप्यूटर में तेज, और 1 साल के बाद 10वीं की परीक्षा दी और टॉप किया। आखिरी बार में उसकी कहानी छपी, एक पीड़ित महिला से प्रेंदामिक नामिक तक का सफ़र। वो मेरे पास आई और बोली, दीदी आपने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी, क्या सच में मैं इतनी ताकतवर हो गई हूँ? अब तक मैं कोई सामान्य को नाविज जा चुकी थी। घर पर मेरे लिए असली पुरस्कार वो औरतें थी जो बदल रही थी, जो उठ खड़ी हो रही थी। राजीव ने भी अब अपनी नौकरी छोड़ दी थी और मेरे काम में हाथ बटाने लगा था। हमने मिलकर दूसरा आश्रयगृह खोला, इस बार एक गांव में, जहां महिला अब भी पर्दे में कैद थी। वहां जाने आसान नहीं था। कई बार गांव में मर्दों ने हमारे बैनर फोड़ने, पत्थर भी फेंके। लेकिन एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, तुम्हें सही काम शुरू किया है, हमें तुम्हारा साथ देना चाहिए। वो पहला दिन था जब गांव की औरतें ने मिलकर दीवारों पर नई राह लिखा। अब हमारी स्त्री पूरे राज्य में फैल चुकी थी। हम हर महीने सैकड़ों औरतों को सहारा दे रहे थे। पर एक दिन मुझे एक फ़ोन आया। मेरी माँ बीमार थी और उन्हें मुझे देखने की इच्छा थी। मैं 8 साल की मायके नहीं गई थी। मैंने बहुत कुछ सुना था। माँ ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था जब मैं ससुराल में निकली गई थी, पर अब वो मुझे बुला रही थी। मैं गई डरते हुए, धतरा दिल में। माँ बिस्तर पर थी, बहुत कमज़ोर। मुझे देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ दिए और कहा, मैंने बहुत बड़ी भूल की थी बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैं उनके पास बैठ गई और उनका सिर सिलाया लगे। मैंने कहा, माँ भूल सब करते हैं, पर माफ़ी मांगना सबके बस की बात नहीं। उस दिन मैंने अपनी माँ को भी माफ़ कर दिया। ज़िंदगी ने सिखा दिया था कि माफ़ करने से नफ़रत की जड़ टूट जाती है। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मायके से लौटी, लेकिन मन में एक नई साजगी थी। मैंने महसूस किया कि इस सफ़र में मुझे एक नई औरत बना दिया है, जो खुद दुख में भी मुस्कुराना जानती है और खुशी में भी ज़मीन पर रहना। राजीव ने कहा, अब तो तुम किसी फिल्म की हीरोइन लगती हो। मैंने हंसकर जवाब दिया, मैं असली ज़िंदगी में हीरोइन हूँ, फिल्मों में ज़्यादा सच्ची। अब जब रात को मैं अपने बिस्तर पर लौटती हूँ और मेरी बेटी मेरे पास आकर कहती है, मम्मी कल स्कूल में आपकी कहानी सुनाई गई, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। मेरी कहानी सब अब सिर्फ मेरी नहीं रही, अब वो हर किसी औरत की जो लड़ना चाहती है, अकेले महसूस करती है। और यहाँ हूँ उनके खड़ा होने के लिए। अब मेरी ज़िंदगी अब मशीन बन चुकी थी। हर सुबह एक नई चुनौती, हर शाम एक नई कहानी, नई राह की शिकायत अब 3 राज्यों में फैल चुकी थी। मेरे पास अब 100 से ज़्यादा कर्मचारियों की टीम थी। सभी वही महिलाएं थी जो एक दिन में मदद के लिए आई थी और अब दूसरों की मददगार बन चुकी थी। राजीव ने मुझे एक दिन कहा, तुम्हारे भीतर एक नेता है जो सिर्फ समाज को नहीं, पूरे देश को बदल सकती है। मैंने हंसकर कहा, मैं नेता नहीं, सिर्फ एक आम औरत हूँ जो सिर्फ यह चाहती हूँ कि कोई और भी दर्द ना गुजरे जिससे मैं गुजरी थी। एक शाम मेरे पास एक गुमनामिक चिट्ठी आई। उन्होंने लिखा था कि आपको मेरी बहन को बचाया, अब मैं जी सकती हूँ क्योंकि वो जिंदा है। मैं देर तक उस चिट्ठी को पढ़कर रही। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी आवाज़ दीवारों से निकलकर दिलों में पहुँच रही है। उसी हफ्ते मुझे एक और बड़ा ऑफर मिला। एक परिस्थिति सामाजिक पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया। वो चाहते थे कि औरतें की आवाज़ बनकर संसद जाए।
राजीव ने पूछा, तुम तैयार हो? मैंने कहा, अगर इससे किसी की दुनिया बदले तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चुनाव की राह आसान नहीं थी। पुराने राजनेता मुझे ताने देते थे, मैं ये औरत क्या राजनीति समझेगी। पर जब मैं जनभाव की बोलती, गांव में महिलाओं दौड़ने आती, मेरे पैर छूती और कहती, तू हमारी उम्मीद है। मैंने प्रचार की कोई झूठा वादा नहीं किया, सिर्फ सच कहा, मैं तुम्हारी जैसी हूँ और तुम्हारे लिए ही काम करूँगी। चुनाव परिणाम आया और मैंने भारी मतों से जीत दर्ज की। सत्संग में जब मैंने पहली बार कदम रखा तो मुझे वो रात याद आई जो मेरी सास ने मुझे दरवाजे से धक्का दिया था। एक ही ज़िंदगी में इतनी दूरी तय की जा सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने पहले भाषण दिया महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा पर। मुझे मीडिया ने आवाज़ की औरत कहा। कुछ लोगों ने मुझे मेरा मजाक उड़ाया और मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, लाखों बहनों की आवाज़ थी। मैं अब डरती नहीं थी, ना किसी के सवाल से, ना किसी की ताकत से। अब मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, मम्मी जब आप सत्संग में होती हैं मैं टीवी पर आपको देखती हूँ, पर क्या कभी आप मेरे लिए भी समय निकाल पाएंगी? वो सवाल सीधी के दिल में लगा। मैंने तय किया, चाहे कितना भी काम हो, हर रविवार मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए रखूँगी। हम पार्क जाते, कहानियाँ सुनते, पेंटिंग करते। राजीव ने एक बार कहा, तुम देश की माँ हो, पर अपनी बेटी के लिए सबसे पहली मम्मी हो। उसने एक सही कहा था। एक दिन अचानक एक नौजवान मेरी स्तन में आया। उन्होंने कहा, मैं आपके ही पति का बेटा हूँ। मैं चौंक गई। वो बताने लगा कि मेरे पति ने विदेश में दूसरी शादी की थी और अब वो नहीं रहे। मुझे कुछ देर तक कुछ समझ नहीं आया, गुस्सा, दुख और तलाशी सब एक साथ। मैंने उसे देखा और कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए भी खुले हैं। तुम मेरे पति के नहीं, मेरे इंसानियत के जिम्मेदार हो। इस लड़के का नाम आरव था। वो पढ़ा लिखा था पर टूट चुका था। मैंने उसे काम में लगाया, संस्था में, डिजिटल टीम में। उसने कुछ ही महीनों में हमारी सारी बायो वाइट और एक्सपेक्ट्स को नया रूप दे लिया। धीरे धीरे आरव मेरे बेटे जैसा बन गया। मेरे बेटे भी उसे भाई मानने लगे। मैंने सोचा, ज़िंदगी कभी भी हमें वो रिश्ता नहीं दिखाती जो खून से नहीं, एक नाम से जुड़ता है। अब मेरी संतान नहीं रहा ने एक नई पहल शुरू की, एक अस्पताल नंबर जहां कोई भी महिला देश के लिए किसी कोने में कॉल करके मदद मांगने सकती थी। पहले दिन ही 3-4 कॉल्स आए। हमारी टीम 24 घंटे काम करने लगी। एक रात एक लड़की का कॉल आया, वो आत्महत्या करने जा रही थी। हमारे काउंसलर ने 3 घंटे बात करके उसे रोका। अगले हफ्ते वो लड़की खुद शांत में आई और कहा, आप लोगों ने मेरी जान बचाई, अब मैं कभी भी किसी की जान बचाना चाहती हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में के हर दिन एक नई कहानी जुड़ती। मैं चाहती तो रिटायर होकर आराम कर सकती थी, पर मुझे चैन नहीं था। मैंने कहा, जब तक एक भी औरत डर के साए में जी रही है तब तक मेरी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। एक बार फिर टीवी चैनल्स में मेरी कहानी को दिखाया। इस बार रिटायर में मुझसे पूछा गया, आपको कभी पछतावा होता है अपनी बातें कल का? मैंने जवाब दिया, अगर मेरी वो अंधेरा अब नहीं होता तो मैं आज किसी की उजाले नहीं बन पाती। अब देश के कई राज्यों में मेरी संस्था को आधिकारिक समझदार बन लिया था। कई बार राष्ट्रपति भवन ने भी मुझे नियमित माना, पर मेरे लिए सबसे खास था वो दिन था मेरी बेटी के स्कूल में भाषण दिया और कहा, मेरी मम्मी सुपर हीरो नहीं, वो असली इंसान है जिन्होंने दुनिया बदल दी। उस दिन मेरी आंखों में बहते आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, एक लंबी लड़ाई की जीत के थे। अब सब कुछ ठीक लग रहा था, मेरी संस्था, मेरे परिवार और मेरा नाम। लेकिन ज़िंदगी कब भी मोड़ ले कोई नहीं जानता। एक रात मुझे एक ईमेल मिली विदेशी संस्था UN वुमेन की तरफ से। वो चाहते थे कि महिलाओं को विशेषित सम्मान में भारत की प्रतिनिधित्व धारणा करूं। दिल तेज धड़कने लगा। मैं मेरे लिए नहीं, उन लोगों के लिए, लाखों महिलाओं के लिए जिनका आवाज़ में थी।
मैंने हाँ कर दी। लेकिन उसी रात एक और ईमेल आया, वो नाम बिना नाम के। उसमें लिखा था, तुम्हारा सच उजागर होने वाला है, तुम वो नहीं जो सब कुछ समझते हो। मैं चौंक गई। तो मैंने राजीव को वो ईमेल दिखाया। वो शांत रहा, फिर बोला, कोई तुम्हें नीचे गिराना चाहता है। मैंने हिम्मत दिखाई, लेकिन मैं डर नहीं बैठ गया। कुछ दिनों बाद एक बड़ा न्यूज़ चैनल मेरी संस्था पर अप्रोच की रिपोर्टर चलाने लगा। फंड में घोटाला, झूठी कहानियाँ, भावनाओं का व्यापार। मेरे विरोधी नेताओं ने इस आग में घी डाला। सोशल मीडिया पर टोस्ट का हमला शुरू हो गया। मैं अंदर से हिल चुकी थी। लेकिन फिर मेरी बेटी ने मेरे पास आई और बोली, मम्मी जब आप डरती नहीं तब तो लोग आपसे डरते थे। उसके इन शब्दों ने मुझे फिर खड़ा कर दिया। मैंने तुरंत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरे मीडिया के सामने मैंने कहा, अगर किसी को लगता है कि मैंने धोखा दिया है तो जांच हो। अगर मैं दोषी निकली तो राजनीति और संस्था छोड़ दूंगी। मेरे इस बयान वो सबको चुप कर दिया। जांच शुरू हुई। हर डॉक्यूमेंट, हर खर्च, हर सेक्टर के पायलें खोली गई। 3 हफ्तों तक तनाव, रातों की नींद गायब। लेकिन चंद 2 हफ्तों रिटायर आए, कोई गड़बड़ी नहीं पाई। संस्था पूरी तरह परदेसी है। मैंने चैन की सांस ली। मैंने सवाल, अब भी गुमनाम ईमेल किसका था? रेविल एक साइबर एक्सपर्ट की मदद ली। टेस्ट करने हम उस व्यक्ति तक पहुंचे। वो और कोई नहीं, मेरे पुराने पति का सगा चचेरा भाई था। उसके लगता था कि उसकी संपत्ति मेरे हक होगा। वो नहीं चाहता था कि और ऊंचाई पर पहुंचे। मैंने पुलिस केस करने की सोची, लेकिन फिर सोचा वो मेरे लड़ाई के लायक नहीं है। मैंने कहा, न्याय सिर्फ सज़ा नहीं, सबक देना होता है। और मैं आगे बढ़ गई। UN वुमेन ने सामने के में पहुंची। वहाँ मंच पर जब मुझे बोलना मौका मिला, मैंने कहा, मैं एक औरत हूँ जिससे कभी खुद को आईने में देखना अच्छा नहीं लगता था। आज मैं उसी आईने में दुनिया के सामने रख रही हूँ। 6 मेल के बाद कई देशों ने प्राप्त आया कि मैं चाहती थी नई राह को विशेष बनाना। इसी दौरान मेरी बेटी ने बोर्ड परीक्षा के टॉप किया। एक दिन उसने कहा, मम्मी मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। लेकिन अपनी तरह से मैं मुस्कुराई और बोली, तू मेरी छाया नहीं, तू मेरी उजाला बनेगी। एक शाम जब एक कंप्यूटर के लौट रही थी, तभी मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पलट गई। मुझे होश नहीं था। अस्पताल में मेरी आंखें खुली तो सामने राजीव का बेटा थे। आंखें लाल, चेहरे पर चिंता। मेरे दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। डॉक्टर ने कहा, अब आपको 6 महीने तक बेड रेस्ट करना चाहिए। मेरे लिए जो रोज़ दौड़ती थी, यह सज़ा से कम नहीं थी। लेकिन उसी रात मेरी संस्था की महिलाओं ने वीडियो कॉल पर कहा, अब हम दौड़ेंगे दीदी, आपने हमें उठाना सिखाया है। मैं मुस्कुराकर बोली, अब मैं बैठकर दुनिया बदलूंगी। मैंने व्हीलचेयर पर रहते हुए संस्था की पहली एक्सर शाखा खोली नेपाल में। वहाँ बाल विवाह की घरेलू हिंसा आम बात थी। धीरे धीरे हमने बांग्लादेश, श्रीलंका और अमेरिका में भी शिकायत बनाई। राजीव ने अब मेरे नाम में एक किताब भी लिखनी शुरू कर दी, दीदी एक औरतें जो सबकी ताकत बन गई। लोग अब मुझे दीदी कहकर पुकारते थे, किसी नाम ने पहचान से नहीं, एक भरोसे से। मुझे राष्ट्रपति भवन ने बुलाया आया परीक्षा सम्मान के लिए। जब मैं सम्मान लेने स्टेज पर पहुंची तो सारा देश खड़ा हो गया। मेरी आंखें भर आई। मुझे अपनी माँ, बेटी, राजीव और उन सभी औरतों की याद आई जो इस सफ़र में मेरे साथ थी। राष्ट्रपति ने मेरे हाथ में मेडल देते हुए कहा, आपने भारत को गौरव किया है। मैंने सिर्फ इतना कहा, यह उन आवाज़ों का सम्मान है जिन्होंने कभी दबा दिया गया था। अब मैं एक नई योजना पर काम कर रही हूँ, एक मोबाइल योजना जो गांव-गांव जाकर महिलाओं को शिक्षा और सहनता देगी। मैं चाहती हूँ अगली पीढ़ी की लड़की रोते हुए नहीं, लड़ते हुए बड़ी हो।
एक रात राजीव ने पूछा, अब आगे क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी कहानी नहीं, मेरी बिटिया की कहानी शुरू होगी। कुछ हफ्ते बाद मेरी बेटी ने कॉलेज में पहला भाषण दिया। उसकी आवाज़ में वही आत्मविश्वास था जो एक समय मेरी माँ को मुझे नहीं दिखा था। उसने कहा, मेरी माँ ने दुनिया बदली, अब हमारी बारी है। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। मैं पीछे बैठी थी, गर्व से भरी, आंसुओं से बहती हुई। कहानी मेरी थी, लेकिन अब मैं हर उस औरत की कहानी बन चुकी थी जिसने खुद को कभी कमज़ोर समझा। अब मेरी बेटी सोया कॉलेज में हर किसी की प्रेरणा बन चुकी थी। उसका आत्मविश्वास, बोलने का अंदाज और लोगों का दर्द को सम्मान की भावना देखकर मुझे यकीन हो चला था कि एक दिन नई नेता तैयार हो चुकी है। लेकिन जैसे कि ज़िंदगी में हमेशा होता है, जब एक औरत ऊपर उठती है तो कुछ लोग उसे नीचे गिराने की साजिश करते हैं। एक दिन कॉलेज में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सिया को एक लड़के के साथ कैफ़े में बैठा दिखाया गया था और उस एक गंदे कैप्शन चलने लगे। मीडिया तक बात पहुंच गई। महान नेता की बेटी का रंग जिस चेहरा, मॉडल नहीं नेता बनेगी। मैं गुस्से में थी, लेकिन सिया शांत रही। उसने मुझे कहा, मम्मी आपने सिखाया था, लड़कियां जवाब में आंसू नहीं देती, ताकत देती है। अब मैं खुद को साबित करूंगी। अगले ही दिन सिया ने कॉलेज में एंटरप्रेन्योर में अपना डिबेट रखा। वहाँ कॉलेज मीडिया और सोशल मीडिया में मुझे कई लोगों ने मौजूद थे। उसने कहा, अगर एक लड़का कैफ़े जाए तो वो स्मार्ट, लेकिन एक लड़की जाए तो वो चरित्रहीन। क्या अब भी हम 19 के दशक की सोच के फंसे हैं? तालियां गूंज उठी। उसके बाद उस वीडियो को वायरल करने वाले लड़के पर कानूनी कार्रवाई हुई। कॉलेज ने सिया को रिपोर्टेड वॉइस अवार्ड दिया। मैंने सिया को गले लगाया और कहा, अब तुझे देखकर मुझे अपनी जवानी याद नहीं आती, मुझे तुम्हें भविष्य दिखता है। इसी दौरान नई राह ने अपना 10वां वर्षगांठ मनाया। एक बड़ा समारोह रखा जिसमें कई परदेसी लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में जब मुझे मंच पर बुलाया गया तो एक अजनबी औरत सामने आई। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी आंखें जाने पहचानी थी। वो बोली, आपने मुझे शायद भुला दिया होगा, मैं वही हूँ जिसने एक बार आपको स्टेशन पर भीख मांगते देखा था। अब उस दिन मैंने आपको 100 रुपये दिए थे और आज मैं खुद आपके संस्था में काम करती हूँ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। परंतु जैसे ही सफलता बढ़ती है वैसे ही खतरे भी बढ़ते हैं। एक दिन मेरी संस्था में एक बड़े अधिकारी ने मुझसे मिलने से पहले गुप्त रूप से सिया को फ़ोन किया। वो सिया को संस्था के फंड में गड़बड़ी करके नया प्रोजेक्ट्स शुरू करने का कह रहा था। बदले में उससे हिस्सेदारी देने की पेशकश कर रहा था। सिया ने तुरंत मुझे बताया। मैं हैरान थी क्योंकि वो व्यक्ति मेरी संस्था में शुरू से था। मैंने तय किया कि अब समय आ गया है कि संस्था को सिस्टम में चलाने के लिए एक संस्था निगरानी तुरंत बने। हमने पूरी टीम बदल दी और अब संस्था हर 6 महीने में पब्लिक ऑर्डर रिपोर्ट जारी करती थी। अब मैं मेरी सिया साथ काम करने लगी। माँ बेटी की जोड़ी पूरे देश की एक मिसाल बन गई थी। लेकिन इस दौरान राजीव थोड़ी दूर रहने लगे थे। मैंने कई बार पूछा, सब ठीक है? वो मुस्कुराकर कहता, सब बढ़िया है। पर एक दिन उसने खुद बताया कि उसे कैंसर है, लास्ट स्टेज। मेरी पैरों नीचे से ज़मीन खिसक गई। अगले ही दिन उसके साथ अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा कि शायद अब ज़्यादा वक्त नहीं है। राजीव ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मैं हमेशा चाहता था कि दुनिया मुझे जाने। अब चाहती हूँ कि तुम कुछ पल खुद के लिए भी जियो। वो अब कमज़ोर हो रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान वही थी। हमने उसे लिए हिमालय की एक ट्रिप प्लान की जहाँ वो हमेशा जाना चाहता था। एडवेंचर की, लेकिन आंखों में चमक के साथ वो बर्फ़ के खेल रहा था, जैसे ज़िंदगी को आखिरी बार महसूस कर रहा हो। 1 महीने बाद राजीव ने मुझे अलविदा कहा। उसकी आखिरी चिट्ठी में लिखा, तुम्हारी कहानी अब भी अधूरी है, लेकिन अब इसे पूरा करने हिम्मत तुम में है। मैं नहीं रहूँगा,
पर मेरी दुआएं तुम्हारे साथ होगी। उस रात मैंने बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह मैंने खुद को फिर खड़ा किया। सिया मेरे पास आई और बोली, अब मैं दोनों मिलकर राजीव शिक्षा मेंशन शुरू करेंगे। राजीव के नाम पर हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, गांवों में लड़कों के संवेदनशील और लिंग सामान्य की टेंगरिंग। अब मेरा नाम देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में आने लगा था। एक दिन मुझे समरस यूएन की तरफ से प्रस्ताव मिला, भारत की संघीय महिला प्रतिनिधि बनने का। यह सम्मान बहुत बड़ा था, लेकिन सवाल था, क्या मैं अपने देश को छोड़कर दुनिया के काम कर सकती हूँ? सिया ने कहा, माँ, अब तुम्हारा अनुभव सीमाओं के बड़ा है, जाओ और दुनिया को बताओ कि भारत की नारी क्या कर सकती है। मैंने हाँ कर दी। यूएन में मेरी पहली स्पीच थी, फ्रॉम विटामिन टू विक्ट्री, पीड़िता के विजेता तक। मैंने अपनी कहानी, अपने संगठन की यात्रा और भारत की महिलाओं को संघर्ष को दुनिया के सामने रखा। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। उस दिन एक आपकी महिला मेरे पास आई और बोली, आपकी बातों ने मुझे ताकत दी, मैं भी आपकी ज़िंदगी बदलूंगी। मैंने महसूस किया अब मेरी कहानी सीमा से परे हो चुकी थी। आज मैं न्यूयॉर्क में बैठी हूँ अपने कमरे में। मेरे सामने दीवार पर एक तस्वीर है, राजीव की, सिया की और उन संगठों औरतों की जिनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी है। मेरे पास अब प्रतिष्ठा है, यूएन की पहचान, और लेकिन सबसे बड़ा सम्मान वो पत्र है जो गांव में लड़कियां मुझे भेजती है। दीदी अपने हमें डर से आज़ाद किया। मैंने अपना मोबाइल उठाया और एक नया वेब पर मैसेज रिकॉर्ड किया। कभी खुद पर शक मत करना, क्योंकि एक बार चलाना शुरू कर दो तो दुनिया हमारे पीछे चलेगी। अब मेरी बेटी सिया, जो कभी मेरे संगठन में साथी थी, खुद एक आवाज़ बन चुकी थी। उसके राजनीति में आने का फैसला किया, नॉट एज माई डॉक्टर बट एज हर ओवन पर्सन। उसने चुनाव लड़ने का प्लान किया। युवा नेता ने तौर पर एक नए जन आंदोलन किया, लेकिन वापिस कोई यह मजदूर नहीं था, कोई औरत और भी वही इतना कम उम्र की इतनी तेज़ी से आगे बढ़े। चुनाव प्रचार शुरू होते हुए ऑफर उड़ने लगी। सिया को नेपोटिज्म का फ़ायदा मिल रहा था, उसके पास काला पैसा है, यहाँ तक एक उसके चरित्र पर फिर उंगली उठाई गई। पर इस बार सिया डरी नहीं। वो जानती थी कि बीच गई गांव-गांव, मोहल्ले और कहानी कहाँ। मैं किसी की बेटी नहीं, मैं अपने भरोसे की उम्मीदवार हूँ। उसने भविष्यवाणियों की सच्चाई थी, दर्द था और एक क्रांति की गूंज थी। मीडिया ने भी उसका समर्थन करना शुरू कर दिया, लेकिन चुनाव के एक हफ्ते पहले इस ऐसा ट्विस्टर आया जिसने सबको चौंका दिया। एक वायरल वीडियो सामने आई जिसमें किसी लड़की को नोटों से भरा बैग लेते हुए दिखाया गया और दावा किया गया कि वो सिया है। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़, महान नेता की बेटी रिश्वत लेते रंगे हाथों। मेरे घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। सिया ने मुझसे कहा, मम्मी, क्या अब सब खत्म हो गया? मैंने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, ख़त्म वो होता है जो झूठ हो, जो सच्चा है वो हर बार फिर से उठता है। हमने तुरंत साइबर में टीम लगाई। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, वीडियो फेक था। एआई की मदद से किसी ने का चेहरा हटाकर सिया का चेहरा लगाया गया था। यह एक डीपफेक था, यूनिक तकनीक का घटना में कल। अब हमने खुलासा किया फिर से कानूनी के। सिया ने पूरा सच सबसे सामने रखा। फिर उसने कहा, मुझ पर वार किया गया क्योंकि मैं सवाल करती हूँ, पर मुझे चुप नहीं किया जा सकता। उसका सहारा देख लोग और भी उसके साथ जुड़ने लगे थे। घटनाओं का वापस मैं खिलाफ गया। चुनाव हुए और जब नेताओं आए तो वो चौंकने वाले थे। सिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, लगभग 1 लाख वोटों से। लोगों ने उसे नई पीढ़ी की आवाज़ कहा। उसके समर्थन में युवा, महिला और बुजुर्ग सब साथ थे। उसके समर्थन ली सबके, कम उम्र की विद्या तक रूप में। मेरे लिए यह दिन किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन मैं जानती थी राजनीति में असली
जंग साफिस के बाद शुरू होती है। सिया ने पहली प्राप्ति विधानसभा में रखा। हर सरकारी स्कूल में जेंडर सेविक्टर यूनियन हुआ, पर कुछ बुजुर्ग नेता हंसने लगे। एक ने तंज कसते हुए कहा, लड़कियां अब हमें सिखाएगी। सिया ने जवाब में कहा, हाँ, लड़कियां ही अब सिखाएगी, क्योंकि आप सीखना भूल चुके हैं। अखबारों में छपा, नया युग शुरू, बेटियां की बहस, बेटों की सीख बन रही है। लेकिन इस जीत के बीच एक और रहस्य सामने आया, एक ऐसा सच जो खुद मुझे नहीं पता था। एक रात मुझे एक पुराना डायरी पन्ना मिला, राजीव की किताब की एक अधूरी चिट्ठी। उसमें लिखा था, शायद वक्त आ जाए तो तुम्हें सिया को यह बताओ कि वो मेरी नहीं, तुम्हारे पहले पति की बेटी है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं सिया को कभी नहीं बता पाई थी कि जब मैं पहली बार उसे लेकर निकली थी तब वो मेरे पेट में थी, और उस रिश्ते की आखिरी निशानी। राजीव ने उसे हमेशा अपनी बेटी माना, कभी कोई फ़र्क नहीं किया। अब सवाल था, क्या सिया को सच्चा बताना चाहिए? मैंने कई रातों जागकर सोचा। फिर एक सुबह सिया मेरे पास आई और बोली, मम्मी, आपको लगता है कि मैं कुछ छुपा रही हूँ? मैंने झिझककर उसकी आंखों ओर देखा। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि राजीव मेरे जीवित पिता नहीं थे, पर उन्होंने मुझे जो प्यार दिया वो असली था। मेरी आंखें से आंसू भर निकल आए। उसने मेरे हाथ पकड़ा और कहा, खून से नहीं, कर्म से रिश्ते बनते हैं। मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। उस पल मैंने महसूस किया कि सच्चाई कभी किसी रिश्ते से तोड़ती नहीं, मजबूत करती है। सिया ने अब एक और बड़ी मुहिम शुरू की। कभी जिलों ने महिला केंद्र ने बच्चों के लिए विदेश देखभाल केंद्र। वो चाहती थी कि उन बच्चों को भी वही शिक्षा और अधिकार मिले जो बाकी दुनिया को मिलता है। इस योजना को दूसरा सरज नाम दिया गया। जल्दी ही कई राज्यों ने इसे अपनाया। UNICEF ने सिया को गिल्फन थुन सेंजर अवार्ड में नवाज। अब लोग मुझे सिया की माँ कहने लगे थे। मैं गर्व से भर जाती। एक दिन जब मैं अपने पुराने मोहल्ले में गई जहाँ से मेरी कहानी शुरू हुई थी, तो कुछ महिला मेरे पास आई। एक औरत ने कहा, आपकी वजह से आज हमारा बेटा पढ़ रहा है और हमारी बेटी डॉक्टर बन रही है। वही एक कोने में खड़ी एक बूढ़ी औरत लौटी और सहारे पास आई। वो मेरी सास थी। वो रोते हुए बोली, मैंने कुछ निकाल दिया था, लेकिन आज भी सबसे कहती हूँ, मेरी बहू ने मेरा नाम रोशन किया। मैंने उससे गले लगा लिया। कभी नफ़रत की दीवार थी, अब उस पर इज्जत की बॉल लिपटी थी। आज भी लिख रही हूँ, शायद मेरी आखिरी किताब। मैं सिर्फ औरत नहीं, मैंने ज़िंदगी के हर मोड़ पर गुजर कर देखा है। जहाँ दर्द था, तकरार था, लेकिन उम्मीद कभी नहीं मरी। अब मेरे जानती हूँ कि औरत की कहानी में एक मोड़ ऐसा आता है जहाँ वो सिर्फ पीड़ित नहीं, प्रेरणानी भी बन जाती है। सिया संगठन में सबसे कम उम्र की संस्था बन चुकी थी, और मैं उसकी परछाई नहीं, उसकी ज़मीन हूँ। सिया अब संगठन में सबसे कम उम्र की सदस्य थी, लेकिन अब वह सिर्फ एक चेहरा नहीं थी, एक आवाज़ बन चुकी थी। उसने एक नई मुहिम शुरू की, नया देश, युवा द्वारा सबके लिए। यह सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक अभिनय था जिससे युवा को सीधा निर्णय का भाग लेने का अवसर मिल रहा था। इस आंदोलन में देश भर में हिलचल मचा दी थी। लेकिन जब सिया ने कहा कि वह आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करेगी, तब संस्था के बैठे लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। राजनीति ने एक बहुत बड़ा कदम था। उसने न तो किसी बड़ी पार्टी का सहारा लिया और ना ही किसी गठबंधन का। हर चैनल पर चर्चा शुरू हो गई, क्या इतनी कम उम्र की लड़की देश चला सकती है? उसका सीधा जवाब था, जिन्होंने उम्र के नाम पर देश लूटा, अब वक्त है कि युवा नेता देश को दिशा दे। साथ ही सिया ने खिलाफ अफवाही को चिरहन की एक नई लहर शुरू हो गई।
लेकिन अब वह अकेली नहीं थी, उसके पास देश की नई पीढ़ी का समर्थन था। सिया ने अपने घोषपर्ण के ऐसा बातें रखी जो पहली बार किसी नेता की थी। जनता का बजट जो ऑनलाइन राह से तय हो, हर जिले के समान शिक्षा केंद्र, बाल विवाह के दहेज में खिलाफ फर्स्ट टैंक कोर्ट, संसदन में 50% महिला प्रतिनिधित्व की योजना। यह सब सुनकर पुराने नेता हैरान थे। वह सोचते थे कि यह सब तो केवल किताबों में होता है, लेकिन जब जानते कि भीड़ बढ़ने लगी तो उन्होंने समझ आया कि यह लहर बदलाव की आंधी है। एक दिन चुनाव प्रचार के दौरान सिया पर जानलेवा हमला हुआ। वो रोड शो में थी जब भीड़ के से एक व्यक्ति ने उस पर चाकू से वार करने की कोशिश की। सुरक्षा मित्र अलर्ट थे, लेकिन सिया ने हल्के चोट आई। अस्पताल में उसने प्रेस को बुलाकर कहा, जो मुझे डराना चाहते हैं उन्होंने बताऊं यो कि खून मेरी हिम्मत का रंग है, हार का नहीं। पूरा देश धड़क गया और सिया का समर्थन अब सहमोनी भक्ति नहीं कांति में बदल चुका था। मेरे लिए यह सबसे मुश्किल समय था। एक माँ के रूप में एक ही चाहती थी कि वो पीछे हटे, लेकिन एक संगति के रूप में जानती थी अब रुकना उसे तोड़ना होगा। उस रात मैं मंदिर गई और बस एक भी बात बोली, हे ईश्वर मेरी बेटी की रक्षा करना, पर अगर कुछ होना भी हो तो उसे पहले मुझे बुला लेना। लेकिन नीति की योजना कुछ और थी। चुनाव नज़दीक थे और विरोधी कौमी भुखला चुका था। वे जानते थे कि सिया को राजनीति रूप में हैरान अब समर्थन नहीं, इसलिए उन्होंने एक नया हथियार चुना, मुझे। मेरे खिलाफ एक पुराने केस खोला गया जिसमें आरोप था कि नए राह संस्था के शुरुआत फंड में गड़बड़ाई हुई थी। सीबीआई जांच बैठी दी थी गई। मैं जानती थी कि यह झूठा था, लेकिन मीडिया ने खबर फैला दी, पीएम उम्मीदवारी की मां भ्रष्ट। सिया के संगठन में सवालों का सम्मान करना हो पड़ा। एक दिन प्रेस में एक प्रकार की सिया ने पूछा, क्या आप अपनी मां के खिलाफ जांच की मांग करेंगी? सिया ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, मेरी मां ने मुझे जीना सिखाया है, झुकना नहीं। अगर वो दोषी है तो उन्हें सज़ा मिले, लेकिन अगर निर्दोषी है तो यह देश माफ़ नहीं करेगा उन लोगों को जो राजनीति में माँ बेटी की प्रियता को बेचने निकले हैं। उन्हें बयान दी कि देश झकझोर दिया और तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। सीबीआई के एक अफसर ने गुप्त रूप से मुझसे संपर्क किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने दबाव था मुझ पर झूठा केस ठोकने का। सिया ने तुरंत सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखा और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। कई हफ्तों तक सुनवाई चली और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने केस को बेबुनियाद कार्रवाई देते हुए मुझे निर्दोष निकाल दिया। वही उस अफसर ने वीरता पुरस्कार मिला जिन्होंने सच उघरा किया। अब देश को यकीन हो गया था कि सिया और उसकी मां झुकने वाली में नहीं है। चुनाव हुआ और जब परिणाम आया तो पूरा देश ठठर गया। सिया को बहुमत मिला था। वह देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन चुकी थी। राष्ट्रपति भवन में जब वह बैठक ले रही थी, मैं भी वहाँ थी, प्रकट में रोब में। जब उसने बैठक लेने के बाद मुझसे देखा, वो कुछ नहीं बोली, बस अपनी उंगली से इशारा किया, यह तुम्हारे लिए है माँ। सिया ने देश का नक्शा बदलना शुरू किया। हर हफ्ते एक जनसंख्या होता जहां आम लोग सीधे प्रधानमंत्री से बात कर सकते थे। देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा था कि सरकार टीवी पर नहीं घर में महसूस होती थी। और तभी एक इंटरनेशनल खबर आई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आना चाहते हैं सीमा विंधन सुलझने के लिए। यह प्रस्ताव देश को पहली बार आया था। सिया ने शांत प्रस्ताव को स्वीकार किया
लेकिन शर्त रखी, पहले दोनों देशों के बच्चों को संगठन सिखा योजना बने। उसका उद्देश्य था नफरत से पहले दोस्ती सिखाना। यह प्रस्ताव पूरी दुनिया के सहारा गया। यूएन में सिया को विदेश आमंत्रण मिला और वहाँ उन्होंने भाषण मिला, कहा जहाँ बच्चे मिलकर पढ़ते हैं वहाँ जवान गोली नहीं चलाते। वही दूसरी ओर मेरी ज़िंदगी भी इस स्तर पर हो चुकी थी। मैंने नई राह को सिया की टीम को सौंप दिया और खुद लेकर और परिश्रम लग गई। मेरी नई किताब आई, माँ की मर्जी, एक स्त्री की प्ररचना को बायोमेट्रिक्स बनी। अब मैं हर महीने गांव को जाकर महिलाओं के लिए कार्यशाला करती थी। मैंने जो खोया था वो कभी लौट नहीं सकता, लेकिन जो पाया वो किसी में युद्ध से बड़ी जीत थी। एक रात अचानक मेरे पास से एक पत्र आया। भेजने वाला मेरे पहले पति का बेटा, यानी सिया का सौतेला भाई। उसने लिखा, पिता की मौत के बाद मैंने आपका पीछा किया और जाना कि कैसे एक महिला को बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। आज मैं आपके सामने इतना चाहता हूँ। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन मैंने जवाब में सिर्फ इतना लिखा, गलती तुम्हारी नहीं, वो सोच थी जो औरत की कमजोरी मानती थी। अब अगर तुम्हें समझ आ गई है तो तुम्हारा संगठन स्वागत है। सिया ने उस युवक को मिलने बुलाया। वह दोनों मिले। कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक गहरी चुप्पी जिससे एक टूटे रिश्ते की मरवत थी। अब वह भी नई राह में एक मशीन में शामिल हो गया। यह एक और परिणाम था, जिस परिवर्तन केवल संस्था के नहीं दिल में आता है। अब देश के हर कोने में सिया योजना के तहत महिलाओं को बिजनेसमैन लोन की शिक्षा और शिकायतों को सुविधा मिल रही थी। एक नई क्रांति चल रही थी जिसमें नेता महिलाओं की और नीति मानवी, और मैं अब सिर्फ माँ नहीं थी, मैं उस कहानी में जीवित मिसाल थी जिन्होंने सिखाया कि एक औरत को तोड़ना आसान है लेकिन मिटाना असंभव। सिया की सरकार अब एक सवाल पूरे कर चुकी थी। उसके हर फैसले में प्रादेशिकता थी और हर कदम पर उद्देश्य है। लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। देश के भीतर उठ रही आत्मनिर्भर विद्यालय नामक एक अति-राष्ट्रवादी विद्यार्थी जो युवकों को हथियार थाम रही थी। इनका उद्देश्य था कि देश में लोकतंत्र का बजाय कट्टरवादी को बता देना। सिया को अब न केवल विदेशों में बल्कि अपने ही देश में भीतर से चुनौती मिलने लगी। यह विचारधारा सोशल मीडिया में शुरू हुई और छोटे शहरों में फैल गई। इन्होंने नेता खुले मंचों पर सिखाया कि सरकार को कमज़ोर, परिश्रम प्रभाव वाली कहकर बदनाम करने लगे। एक दिन संसद में सामने प्रदर्शन हुए, हमें राष्ट्रीय चाहिए लेकिन लोकतंत्र नहीं। सिया चुप रही। उसने कहा, जो देश से प्यार करता है वो संविधान को आगे नहीं लगाते, वो उसकी लोक में खुद लपटते हैं। लेकिन इन प्रदेशों ने पीछे कोई था, कोई ऐसा जो पैदे के पीछे इन उंगर को लोगों को पैसे और विचार दे रहा था। सिया ने गुप्त जांच कमेटी बनाई और जो सामने आया वह सबसे बड़ा ट्रेविस्ट था। इस पूरे आंदोलन के पीछे एक नाम जुड़ा था, उसका सबसे करीबी सलाहकार और उसका कॉलेज का मित्र वेदांत, जिसने उसकी कई योजनाओं में सहयोग किया था। वही अब उसकी सरकार को भीतर से खोखला कर रहा था। सिया को जब यह पता चला तो वह हिल गई। वेदांत को देशद्रोही के मामले में हिस्सत के लिए गया, लेकिन जनता बैठ गई। कुछ ने कहा सिया ने अपने ही दोस्त को फंसा दिया। कुछ ने कहा यह दिखता है कि सिया अपने नेतों को ऊपर किसी को नहीं रखती। मैंने उस रात उसी बहुत शांत देखा। मैंने पूछा, क्या तू टूटी है? उसने कहा, मैं टूटी नहीं और मजबूत हो गई हूँ, क्योंकि अब मैंने सीखा है
विश्वास और नियंत्रण दोनों में संभलना आसान नहीं होता। अब देश एक नई बहस शुरू हो चुकी थी। क्या युवकों को राजनीति में आने देना चाहिए? इसके बीच सिया ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। जनता संसद एक ऐसा मंच जहां एक जिले में 10 आम नागरिक चुने जाते थे और एक 3 महीने सरकार के साथ खुली बहस करते। इसके देश में पहली बार आम जनता को सीधे नीति निर्णय का हिस्सा बना दिया। यह लोकतंत्र का असली रूप था और इस सिया ने जीता। एक दिन एक महिला आई, बाल सफेद, चाल धीमी। उसने जनता संसदन में सिया के सामने खड़े होकर कहा, मैं वही हूँ जिसने तुझे और तेरी माँ को घर से निकाला था। आज मैं तेरी सामने खड़ी हूँ इस उम्मीद में कि तुम मुझे माफ़ कर सके। पूरा हाल शांत था। वो मेरी सास थी, सिया की दादी। सिया उठी, मंच के से नीचे आई और बोली, गलतियाँ इंसान की पहचान नहीं होती, माफ़ करना इंसानियत की पहचान होती है। उसने दादी को गले लगाया। इस दृश्य की वीडियो वायरल हो गई। देश में हर जगह एक नई भावना जगी। रिश्ते फिर से जुड़ने लगे। संस्था में भाषा लौट आई। वही दूसरी ओर सिया के खिलाफ साजिश भी और तितर भी हो गई। इंटरनेशनल काउंसिल लंबी जो सिया के लेकर बिजनेस समर्थन ने नैसुक की। एक बड़ा संगठन दबाव बनाने लगा। विदेशी कंपनियां भारत ने हटने लगी। शेयर मार्केट डाउन लगने लगा। अब जनता सवाल पूछ रही थी, क्या प्रधानमंत्री का आदेश व देश को भारी पड़ रहा है? सिया ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने सभी राज्य के मुख्यमंत्री लोकर उधेल को टेक लास्ट को एक राष्ट्रपति मंथन समस्या में बुलाया। 3 दिन तक चर्चा हुई। एक मीडिया बनाई गई, समथेसी समर्थ इंटरनेशनल यकीन के तहत देश में ही सब कुछ बनने लगा। मोबाइल, दवाई, इंटरनेट, गाड़ियाँ। 3 महीने के भीतर का बाजार फिर से खड़ा हो गया। सिया ने साबित किया, आशीर्वाद और आश्चर्य के एक साथ चल सकते हैं। लेकिन उस जीत के साथ एक गहरा दुख भी आया। मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया, मेरे फेफड़े में एक गंभीर समस्या है जो लाइंज था। मैंने सिया से कहा, बेटी, मैं अब थक गई हूँ और तू अब उठने के लिए तैयार है। सिया फूट फूट कर रोई, लेकिन मैंने उसे गले लगाया कर कहा, मैं तुमसे जिंदा रहूँगी। हर बार जब तू एक औरत के लिए आवाज़ उठाएगी। मैं अंतिम इच्छा थी मेरी अपनी किताबों के बीच मारूं और मेरी अंतिम हिमालय के वादियों में बहा दी जाए। कुछ दिन हफ्ते बाद मैं इस दुनिया से चली गई। सिया ने मेरी अंतिम सरकारी पूरे साधारण तरीके से की है। ना कोई वीआईपी समझा, ना कोई सम्मान, बस एक बेटी जो माँ की याद में चुप थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ ने मुझे बताया और मैं अब बाकी दुनिया को बताने निकली हूँ। मेरी जाने के बाद सिया ने 1 महीना कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं किया। देश चुप था, जैसे किसी माँ को खो दिया हो। फिर एक सुबह अचानक एक फ्रेम्स करने बुलाई गई। सिया आई, सफ़ेद सूती साड़ी में, आंखों में नमी और आवाज़ में हिम्मत। उसने कहा, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी आत्मा आज भी मेरे हर फैसले में है। आज मैं एक नई योजना का ऐलान करना चाहती हूँ, रहमती रेखा। यह योजना देश में हर गांव में महिलाओं को लागू योजना करने का वादा करती हूँ, जो मेरी माँ के नाम में चलाई जाती है। समृद्धि रेखा योजना ने देश के लाखों घरों में रोजगार और आत्मसम्मान पहुँचाया। हर इकाई के बाहर एक पट्टिका लगी हुई थी। यह केंद्र उस माँ की समृद्धि है जिसने संघर्ष को सेवा में बदला। जहाँ पहले दीवारों में नेताओं की
तस्वीरों होती थी। वहाँ अब मेरी एक मुस्कुराती फ़ोटो और एक पंक्ति लिखी होती थी। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, दिशा भी देती है। देश को अब एक औरत की ममता व लीडरशिप की ताकत देखने लगती थी। उसी दौरान विदेशों में भी सिया के काम में सहारा आने लगा। फ्रांस राष्ट्र ने उन्हें वुमेन फॉर पीस मशीन का चचेर वर्जन बनाया। एक दिन न्यूयॉर्क में भाषण में दौरान सिया ने कहा, मेरी माँ ने मुझे लड़का नहीं जीना सिखाया है, और जीने का मतलब होता है सबको साथ लेकर चलना। पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। लेकिन उस दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। वो मोड़ कौन सा था? एक लड़की आई, छोटी उम्र, तेज आंखें और दिल में जुनून। उसका नाम था जया। वह सिया के आसपास आई और बोली, अपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी माँ मज़दूर थी, लेकिन आपके सेंटर में उन्होंने कढ़ाई का काम सिखाया। अब वो सम्मान में जीती है। मैं उसकी राजनीति में आना चाहती हूँ, आपके जैसे बनना चाहती हूँ। सिया मुस्कुराई और बोली, तो चलो जिया, अगली पीढ़ी तैयार हो रही है। यह संवाद एक विराद का आरंभ था। सिया ने अब जया को अपनी निजी परिस्थिति बना लिया। वो उसे हर मिनट में साथ रखती, हर फाइल दिखाती। धीरे धीरे जया को आत्मविश्वास बढ़ना गया। लोग कहने लगे, क्या जया अगले सिया होगी? पर सिया हर बार कहती, नहीं, जया अगली जया होगी। खुद की परछाई नहीं, अपनी प्रकाश है। साल दर साल जया देश के सबसे होनहार युवा नेताओं में शामिल हो गई। उधर राजनीति में बदलाव लाना आसान नहीं था। पुराने नेता अब भी मौका ढूंढते रहते। एक दिन संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन जब वोटिंग हुई तो न सिर्फ सरकार बची, बल्कि विकास के कई संगठनों को भी सिया को ईमानदारी से प्रभावित होकर उसके पक्ष में आ गए। मैं इतिहास में पहली बार हुआ था एक महिला प्रधानमंत्री को भी विपक्ष के सदस्य में वोट देकर समर्थन दिया। अब देश में बदलाव की हवा थी। हर स्कूल में लोकतंत्र सिखा विषय जुड़ा गया। हर बच्चे का संविधान अधिकार और जिम्मेदारी पड़ता। एक छोटे से गांव में एक बच्ची ने लिखा, मैं सिया बनना चाहती हूँ ताकि मेरी माँ फिर कभी आंसू ना बहाए। ये वो व्यक्तित्व था जो किसी चुनाव से नहीं, कर्मों से बना था। एक दिन जया सिया के पास आई और बोली, मैं अब चुनाव लड़ना चाहती हूँ। सिया ने कहा, लड़ना आसान है, लेकिन लड़ाने के बाद भी आसान बनने रहना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जया ने बिना झुके कहा, मैं सिर्फ जीत के लिए नहीं, सेवा के लिए तैयार हूँ। सिया ने उसे गले लगाया और कहा, तब चलो, अब तू मेरी नहीं, देश की बेटी है। जया चुनाव लड़ी और बड़ी जीत दर्ज की। अब संगठन में दो पीढ़ियां साथ थी, सिया और जिया और मैं वहाँ नहीं थी, पर मेरी किताबें हर संगठन में सदस्य को प्रस्वृत दी जाती थी। उन्होंने लिखा था कि जो माँ सिखा जाए वो पीढ़ियाँ बदल देती है। आज सिया 10 वर्ष में प्रधानमंत्री है। उन्होंने अब राष्ट्रपति बनने के मना कर दिया। उसका कहना है, अब मैं कसूर नहीं, चैतन्य बनना चाहती हूँ। हर उस लड़की की जो सोचती है, क्या मैं कर सकती हूँ। देश के कोने कोने में जब कई लड़कियाँ किताब उठाती है, जब भी कोई माँ अपने बेटे को स्कूल भेजती है, तो कहीं दूर एक नाम गुजरता है, सिया और उसकी माँ। जया अब देश की सबसे युवा संगठन बन चुकी थी। लोग उसे नया सिया कहने लगे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगी, मैं किसी को परछाई नहीं बनूंगी। वही दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक नया टेस्ट चला, पुरानी पीढ़ी नाम बनाए नई पीढ़ी। लोग भी पूछने लगे, क्या सिया अब पीछे हटेगी?
क्या वो जया से डरने लगी है? सिया ने इस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो एक गांव के स्कूल में जाकर बच्चों के साथ फर्श पर बैठी और कहा, मैं कभी किसी से नहीं डरती, ना किसी अपने से बड़े से, ना छोटे से। डर सिर्फ तब लगता है जब हम सच्चाई से दूर हो जाए। उधर जया को भी राजनीति से असल दुनिया देखने लगी थी। विपक्ष ने, कुछ नेताओं ने उसे भड़कर की कोशिश की, तो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, तेरी उड़ान सिया से ऊंची नहीं चाहिए। पर जया चुप रही। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं उस औरत की बड़ी नहीं हूँ जिसने मुझे जन्म दिया, मैं उस औरत की बेटी हूँ जिसने मुझे सोचने की आज़ादी दी। पर अंधेरा फैलने वाला था। एक दिन संगठन में जहाँ जया के एक बिल को लेकर विवाद हो गया। विपक्ष में कहा, यह बिल देश को तोड़ देगा, और कुछ संगठनधारी भी चुप रहे। सिया ने बिल पढ़ा और बोली, इसने कोई गलती नहीं है, लेकिन अभी देश भरी नहीं है। अगर ये बोल अभी लाया गया तो इसका गलत अर्थ निकाला गया। जया को पहली बार लगा सिया को उसका हाथ नहीं दिया। वो चुपचाप संगठन में बाहर चली गई। उस रात जया ने सिया को फ़ोन किया। सिया ने कहा, बिल सही हो सकता है, पर समय गलत है। बदलाव को तड़पने की नहीं, समझने की ज़रूरत होती है। जया ने गुस्से से कहा, आप हमेशा सही वक्त का इंतज़ार करती रही, मैं बदलाव का वक्त खुद बताऊंगी। फ़ोन कट गया। यह सिया और जया के रिश्ते में पहली दरार थी। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी, क्या सिया और जया की राहें अलग हो गई है। टीवी चैनलों पर डिबेट शुरू हुए, क्या जया देश की नई नेता बनेगी, क्या अब सिया को पद छोड़ने चाहिए। लोग दो भागों में बट गए। पर उस दिन एक वीडियो वायरल हुई। जया एक बुजुर्ग महिला के पैर छू रही थी। वो महिला थी मेरी सास यानी जया की परदादी। वीडियो ने जया से कहा, मैं वही करूँगी जो मुझे माँ सिखाती थी, झुककर जीतना। सिया ने वीडियो देखा और मुस्कुरा कर दी। वो जानती थी कि जया गुस्से में है, पर कोई खोई नहीं है। फिर उसने एक घोषणा की, देश की युवा पीढ़ी ने नीति में अब एक नया मंत्र बताऊंगी, समंथर। समंथर एक ऐसा आंदोलन था जहां युवा नेता, शिक्षित, वैज्ञानिक और कलाकार एक साथ मिलकर नीति और संगठन का काम करेंगे, जहां को एक मंच का नेतृत्व सौंपा गया। यह सिया का सबसे बड़ा फैसला था, नेतृत्व सौंप देना, जबकि वो खुद से पर थी। समृद्ध के देश की सोच को हिला दिया। पहली बार संगठन में बाहर नीतियों बनने लगी, विद्यालयों में, कॉलेजों ने, खेतों में। लोग अब राजनीति को नेता नहीं, नीति के पहचानने लगे। जया ने अपनी पहली रैली में कहा, हम वो पीढ़ी हैं जो सिर्फ नारों नहीं लगती, हम वो पीढ़ी हैं जो जवाब में मांगती हैं और जिम्मेदारी भी उठाती है। देश ने ताली नहीं, उम्मीद दी। पर हर बदलाव के साथ कुछ सवाल भी आते हैं। एक पुराने नेता, वही जो सिया की मां को घर से निकलने जाने में शामिल था, अब सिर्फ शिकार हो गया था। उसने सोशल मीडिया में पुराना वीडियो वायरल किया जिसमें सिया और राजीव एकदम साथ थे। लोगों ने सवाल उठाया, क्या सिया के नेतृत्व पर दाग है, क्या जया ने उसी से पर पली है। सिया चुप रही। जया गुस्से में थी, पर इस बार उसने कुछ और किया। इसने संगठन में सिया का बचाव किया। जया ने संगठन में खड़े होकर कहा, इस इंसान का अतीत होता है, कुछ यादें होती हैं, कुछ अफसोस, पर जिस इंसान में लाखों जिंदगी बदली, उसकी चरित्र को उसके अतीत से नहीं, उसकी कर्मों से अतीत। पूरे संगठन खड़ा होकर तालियां बजा लगा। सिया ने आंखों में आंसू बहन निकले, गर्व से आंसू। वो जानती थी वीरियत सुरक्षित है। आज जिया ने देश की सबसे शक्तिशाली युवा नेता है। सिया जब जनसंपर्क भवन में हर समाप्त जानती है, मिलती है, लोगों की शिकायतें सुनती हैं, बच्चों को
पड़ती हैं और अकेले बुजुर्गों के लिए असर चलती है। एक बच्ची ने उसने पूछा, आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनती? सिया मुस्कुराकर बोली, कभी कभी कहानी का अंत किसी और भी शुरुआत से होता है। समाप्त। धन्यवाद।